मैं डॉक्टर राकेश जड़गवे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोका नेवरा। आज हम लोग भारत के फेडरल स्ट्रक्चर संघवाद की चर्चा करेंगे। भारत का संघवाद दुनिया के संविधान विशेषज्ञों के लिए बहुत विवाद का मसला रहा है और उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं होती रही हैं। खास करके वेस्टर्न थिंकर्स जितने हैं संविधान विशेषज्ञ, वे सब ये मानते हैं कि भारत एक फेडरेशन नहीं है, भारत एक संघ नहीं है। तो उस नज़रिए से आज का ये लेक्चर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत किस प्रकार संघ है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि भारत जब संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हमारा संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है, संघीय ढांचे वाला राष्ट्र है। तो उससे संबंधित सारी बातें आज हम लोग देखेंगे। मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती हैं, लेकिन हम लोग उन मूल बातों की चर्चा करेंगे, कोर इश्यूज की चर्चा करेंगे जिन पर ये पूरा विवाद टिका हुआ है। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि संघ नहीं है और क्यों हम कहते हैं कि हमारा संविधान संघीय व्यवस्था वाला संविधान है। शुरुआत होती है हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद से। प्रस्तावना के बाद सबसे पहले प्रस्तावना है, उद्देशिका हमारी, और उसके तुरंत बाद आता है पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1, जो इंग्लिश में कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में भारत राज्यों का एक संघ होगा। हम लोग फिलहाल इंडिया और भारत की चिंता ना करें। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और अनुच्छेद 1 का ही, आर्टिकल 1 का ही भाग तीसरा उपखंड सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इस पर कौन कौन से भाग शामिल होंगे। जब हम लोग कहते हैं कि राज्यों का एक संघ होगा तो इसके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। तो दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में दिए गए सभी राज्यों के क्षेत्र। हमारी जो अनुसूचियां हैं 12, उनमें से पहली अनुसूची है हमारे क्षेत्रों के बारे में, भारत का क्षेत्र कितना बड़ा है। तो उसमें सबसे पहले आता है सभी राज्यों के क्षेत्र, यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, ऐसे हमारे 28 राज्य हैं। सभी केंद्र शासित क्षेत्र, हमारे 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ऐसे 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो ये दोनों तो हमारे अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में ऑलरेडी शामिल हैं, अभी दिए गए हैं। और तीसरा, ऐसे क्षेत्र जो बाद में हासिल किए जाएं या शामिल किए जाएं। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का स्कोप रखा कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जो भारत में शामिल होंगे। शब्द इस्तेमाल किया गया है जो हासिल किए जाएं, लेकिन हम लोगों को उसको मानना चाहिए जो हासिल किए जाएं या जो शामिल होना चाहिए। हासिल कैसे किए जाते हैं? जब हम किसी दूसरे से किसी जमीन को वापस लेते हैं या युद्ध की स्थिति में कोई हिस्सा हमसे आकर के मिल जाता है। बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहें तो अगर हम किसी भूमि को दूसरे से जीत लेते हैं, हालांकि भारत आक्रांता कभी नहीं रहा, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है हासिल किए जाने का। तो क्या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो हासिल किए गए? इनमें से ऑफकोर्स ज़्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे फ्रांस से हम लोगों ने हासिल किया पौंडीचेरी, जिसको अब हम लोग पुदुचेरी कहते हैं, कारिकल, माहे और यनम। ध्यान रखें यनम ही लिखा है, यमन एक अलग देश है, यनम भारत का हिस्सा है, जो हम लोगों ने फ्रांस से हासिल किया। पुर्तगाल से हम लोगों ने हासिल किया गोवा, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली। ऑपरेशन विजय हुआ था 60 के दशक में, जिसमें हम लोगों को गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से वापस मिला था। वहाँ भी आंदोलनकारी थे जो पुर्तगाली सत्ता से स्वतंत्र होना चाहते थे, भारत में शामिल होना चाहते थे, और भारत उनकी मदद की और गोवा और दमन और दीव के साथ भारत में शामिल हुआ। तो ये 2 बड़े क्षेत्र थे जो हम लोगों ने पुर्तगाल और फ्रांस से हासिल किए। इसके अलावा बांग्लादेश से समझौते में कुछ ज़मीन हम लोगों ने उसको दी और कुछ ज़मीन हमने वापस ली, क्योंकि जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी
कि हमारे कुछ पॉकेट्स बांग्लादेश के मेनलैंड के भीतर आते थे, बांग्लादेश के कुछ पॉकेट्स हमारे मेनलैंड के भीतर आते थे, और उसके बाद आपसी समझौते के तहत कुछ ज़मीन हमने दी, कुछ ज़मीन हमने ली। और वैसे हम लोग उसको हासिल कहना एग्जैक्टली ना कहें, लेकिन बार्टर सिस्टम में हमें मिले तो हासिल किए जाने के परिभाषा में उनको शामिल कर सकते हैं। और अभी तक जो आखिरी क्षेत्र है जो भारत में शामिल हुआ था वो है सिक्किम। 1974 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत में शामिल हुआ। सिक्किम एक अलग देश था और वहाँ के राजा ने इच्छा जाहिर की कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। वहाँ से प्रस्ताव भी पारित हुआ, भारत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सिक्किम हमारे भीतर शामिल हो गया। तो इस तरह से हमारा जो राज्य क्षेत्र है, अनुसूची आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 सबसेक्शन 3 में जो बातें लिखी गई हैं, अनुसूची 1 के राज्य, अनुसूची 1 के संघ शासित क्षेत्र और हासिल किए जाने वाले क्षेत्र, तो इस प्रकार ये सब हमारे होते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर राष्ट्र की आंतरिक संरचना बदलती रही। हम लोग देखेंगे कि अनुसूची 1 जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान, तो अनुसूची 1 किस प्रकार का था? तब हमारे पास केवल हमारे 9 राज्य थे, कुछ केंद्र शासित क्षेत्र थे। केंद्र शासित क्षेत्रों की 2 कैटेगरियां थी, इसके अलावा अंडमान निकोबार, इस तरह से 4 प्रकार के ग्रुप बनाए गए थे। अब हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो जो आंतरिक संरचना है वो समय समय पर बदलती रही। तब बॉम्बे प्रांत बहुत बड़ा हुआ करता था, उसमें से गुजरात अलग हो गया। हाल के समय में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। तो आंतरिक संरचना समय समय पर हमारी बदलती रही है। तो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे कि संविधान लागू होते समय पहलू यानी सूची पे 4 प्रकार के क्षेत्र थे, उसमें 4 सूचियां दी गई थी। भाग ए में वे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के समय में प्रांत के रूप में, प्रोविंस के रूप में जाने जाते थे, और बाद में भारत जब स्वतंत्र हो गया तो वे राज्य के रूप में शामिल किए गए। ऐसे 9 राज्य थे। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि पश्चिम बंगाल था, शुरुआत में बंगाल था, और आप जानते हैं कि 1905 में विभाजन के बाद पूर्वी और पश्चिमी बंगाल हुए थे। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तब जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना गया, और पश्चिम बंगाल हमारे पास रह गया। बिहार एक बड़ा प्रांत था, यूपी जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश नाम दिया। सीपी एंड बरार थे, सीपी को अंग्रेज सेंट्रल प्रोविंस कहते थे, उसमें बरार को मिला करके सीपी एंड बरार का एक राज्य बना था। तो जो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, ऐसे 9 राज्यों को भाग ए में शामिल किया गया। वे पूरी तरह से राज्य थे। जैसे हम लोग अगर अभी से तुलना करना चाहें तो जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब अलग अलग राज्य हैं, उसी प्रकार भाग ए के जो भी राज्य थे वो उसी प्रकार के राज्य थे, यानी अपनी विधानसभा होगी, अपने राज्यपाल होंगे। भाग बी में रियासतें थी। आप जानते हैं कि हमारी आज़ादी के समय में कुछ तो प्रांत थे जो सीधे सीधे ब्रिटिश आधिपत्य में थे, उनको प्रांत कहा गया था, और कुछ रियासतें थी जहां राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, जिनको हम लोग राजा या रजवाड़े कहते हैं, वो रियासतें थी। उनके अंग्रेजों के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध थे, इसके बावजूद वे स्वतंत्र राष्ट्र थे। टेक्निकली वे स्वतंत्र राष्ट्र थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया, उसमें यह प्रावधान था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो रियासतें हैं उनको अधिकार होगा कि या तो वे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और चाहें तो स्वतंत्र बने रहें। ये तीनों विकल्प उनको दिया गया था। तो बहुत सारी रियासतें जो भारत के मुख्य भूभाग क्षेत्र में शामिल थी, वे भारत संघ में, यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होने को तैयार हो गई। इनमें 2 कैटेगरी बनाई गई। कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनमें विधानसभाएं बनाई गई, राजा रह गए, और इसके अलावा केंद्र से एक राज प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी लोकतांत्रिकरण हो गया, राजा थे नाम मात्र के, लेकिन लोकतांत्रिकरण हुआ, वहाँ विधानसभाएं थी, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ राज प्रमुख को नियुक्त किया गया। तो अनुसूची भाग बी में, शेड्यूल 1 के भाग बी में ऐसे क्षेत्र शामिल किए गए जो रियासतें थी पहले भारत में शामिल हुई, वहाँ विधानसभाएं तो थी लेकिन राज प्रमुख थे, राज्यपाल नहीं थे। इनको हम लोग केंद्र शासित क्षेत्र कह सकते हैं। अभी के जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, बाकी जो पांडिचेरी था और पुदुचेरी, इन दोनों में अपनी विधानसभाएं हैं,
और वहाँ राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। संविधान बनते समय जब भाग बी था तब इन्हें राज प्रमुख कहा जाता था। संविधान में बहुत जगह आप देखेंगे जहाँ पर संशोधन किया गया है, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल, राज प्रमुख के स्थान पर उपराज्यपाल प्रतिस्थापित किया गया। ऐसा करके जब अनुसूची 1 में ये पूरी कैटेगरी ABCD की समाप्त की गई तो जहाँ जहाँ राज प्रमुख थे उनको या तो उपराज्यपाल या राज्यपाल में बदला गया। भाग सी में 10 क्षेत्र शामिल थे और इनका प्रशासन चीफ कमिश्नर्स करते थे। ये छोटे छोटे रियासतें थीं, इनमें विधानसभाएं नहीं थी और चीफ अभी जैसे चंडीगढ़ में केंद्र की ओर से एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होती है, प्रशासक की नियुक्ति होती है, तब उनको चीफ कमिश्नर नाम दिया गया था, केंद्र से भेजा गया था। यानी कि वो सीधे सीधे केंद्र के पूरी तरह से नियंत्रण में था। वे क्षेत्रीय इकाइयां थी लेकिन शासन के नियंत्रण में थी। जैसे मैंने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया, अंडमान निकोबार अभी आप देख सकते हैं, दमन और दीव हैं, जहाँ प्रशासक होते हैं, राज्यपाल नहीं होते और उनकी अपनी विधानसभाएं भी नहीं है। तो अभी की स्थिति में आप 3 स्तर देखते हैं, एक पूरी तरह से राज्य, एक दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्र और तीसरा चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। तो ये A, B और C की कैटेगरी थी। और भाग D में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुछ जनजातीय विशेषताओं के कारण एक अलग कैटेगरी में रखी गई होंगी, या आइलैंड पूरी तरह से आइलैंड होने के कारण एक अलग, लेकिन उनको पूरी तरह से एक अलग कैटेगरी रखी गई। और भाग डी में केवल अंडमान और निकोबार था। बाद में बहुत सारे संशोधन हुए, नए राज्य बने, पुराने राज्यों में से विभाजित करके। आप जानते हैं बहुत बड़ा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन 1958 में हुआ था। उसके पहले 1956 में एक बार नए राज्य बने थे। 58 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना करके बहुत सारे नए राज्य बनाए गए। फिर सन 2000 में जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने, तो ऐसे करके अलग अलग समय में संशोधन रहे। और अभी आखिरी जो है, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित क्षेत्र और दूसरा लद्दाख। और इस प्रकार अब हमारे पास सारे संशोधनों, घटाव बढ़ाव के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो ये हमारा संघीय ढांचा है। ये तो मूल बात हुई, जो ऐसा हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, जैसा हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसका। अब मूल प्रश्न आता है, हमारे संघीय व्यवस्था पर, हमारे संघीय स्वरूप पर आरोप लगते रहे हैं। वे आरोप क्या हैं और क्यों हैं, हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्यों वे आरोप सही हैं या नहीं हैं, और हैं तो किस हद तक, नहीं है तो किस हद तक। एक आरोप लगता है कि साहब हमारा संविधान शरीर से संघात्मक है और आत्मा से एकात्मक है। यानी बाहरी ढांचा तो संघात्मक दिखता है, लेकिन वास्तव में वो एकात्मक ही है। संघात्मकता केवल दिखावे के लिए, यूनियनिज्म जो है, हमारा फेडरेशन जो है, वो केवल दिखावा है। व्यवहार में हम एकात्मक हैं। कुछ लोगों ने कहा ये क्वाजी फेडरल है, अर्ध संघ है, यानी पूरी तरह से संघीय व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ हिस्सा फेडरल है और कुछ हिस्सा यूनिटरी है। और कुछ लोगों ने आरोप कहा कि साहब ये सेंटर ओरिएंटेड है। फेडरल तो है, फेडरेशन है, संघात्मक है, लेकिन सेंटर ओरिएंटेड, केंद्र अभिमुखी, रुझान केंद्र की ओर ज़्यादा है, केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, केंद्र अधिक पावरफुल है और राज्य या जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं वे कम पावरफुल हैं। अब ये आरोप लगाए क्यों जाते हैं? सबसे पहली चीज जो हम लोगों को जाननी चाहिए, बाकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, और कहना चाहिए कि इस पहले कारण का फॉलोआउट है, इसके कारण बाकी के कारण पैदा होते हैं। वो ये कि हमारा संघात्मकता का मॉडल अमेरिकी मॉडल से भिन्न है। जितने संविधान विशेषज्ञ जिन्होंने ये सारी बातें कही, हम क्वाजी फेडरल हैं, किसी ने कहा सेंटर ओरिएंटेड है, किसी ने कहा कि साहब केवल दिखावे के लिए फेडरेशन है, वे मोस्टली अमेरिकन हैं, वेस्टर्न हैं, और उनको यूनियन का मॉडल, फेडरेशन का मॉडल केवल अमेरिका दिखाई देता है। अमेरिकी मॉडल में क्या है? पहला, दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति एक साथ संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का सिटीजन होता है, और उसी समय मिसिसिपी का सिटीजन हो सकता है, या न्यूयॉर्क का सिटीजन हो सकता है, वॉशिंगटन का सिटीजन हो सकता है,
अलास्का का सिटीजन हो सकता है। 50 राज्य हैं, उन 50 में से किसी एक राज्य का नागरिक भी हो सकता है, नहीं होता ही है। तो उन 50 राज्यों में से किसी एक का नागरिक होता है और साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी देश का भी नागरिक है और अपने राज्य का भी नागरिक है। वहां दोहरी नागरिकता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, मैं भारत का नागरिक, आप सब भारत के नागरिक हैं। आप हरियाणा के निवासी हो सकते हैं, आप बिहार के निवासी हो सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं। वो आपका डोमिसाइल है, वो आपका निवास है। नागरिकता हमारी, आपकी, हम सबकी केवल और केवल भारत की। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। हम सब केवल भारत के नागरिक हैं। और दूसरी बात जो उनकी है वो ये है दोहरी न्यायपालिका। अमेरिका में राज्यों के अपने कानून होते हैं और संघ के, फेडरेशन के, यूनियन के अपने कानून होते हैं। जैसे हमारे यहाँ है, संघ सूची के अलग विषय हैं, राज्य सूची के अलग विषय हैं। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाती है, संघ सूची पर संघ कानून बनाता है। यहाँ के बाद अंतर आता है, अमेरिका में राज्यों को दिए गए विषयों पर अगर कोई कानून बना है तो उसके उल्लंघन के मामले राज्यों की न्यायपालिका सुनेगी और संघीय कानून के उल्लंघन का मामला जो फेडरेशन ने बनाया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, उनके उल्लंघन का मामला फेडरल कोर्ट सुनती है, संघीय न्यायपालिका सुनती है। भारत में स्थिति उलट है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जो होते हैं, सबसे नीचे के स्तर पर, आरंभिक तहसील स्तर पर जो हमारी अदालतें होती हैं, वे सब के सब एक चेन में है, एक कड़ी में है। निचली अदालत भी हो या सुप्रीम कोर्ट भी हो, वो ये नहीं पूछते हैं कि आप जिस कानून का मामला लेकर के आए हैं वो संघ ने बनाया है कि राज्य ने बनाया है। वह कानून है, भारत का कानून है, किसी भी राज्य का कानून हो सकता है, उसके उल्लंघन का मामला है, उससे संबंधित मामला है, तो वो किसी भी अदालत में सुना जाएगा। और क्रमशः निचली अदालत से अपील से होते हुए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अमेरिका में राज्य सूची का कोई भी मामला अपील होते होते फेडरल सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही नहीं, वो राज्य की सर्वोच्च अदालत में रुक जाएगा, वो फेडरल कोर्ट में जाएगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका भी सिंगल है और हमारे यहाँ सिटीजनशिप भी सिंगल है। अमेरिका में ये दोनों दोहरे हैं। तो हम अमेरिकी मॉडल से अलग हैं और इसलिए कहा गया कि हम यू आर नॉट अ फेडरेशन। दूसरा, कार्यों का असमान वितरण। आप जानते हैं कि शेड्यूल 7 हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें कार्यों का विभाजन किया गया है। वास्तव में संघवाद जो फेडरेशन है उसका मूल आधार क्या है, क्षेत्रीय इकाइयों का होना और उनके बीच में कार्यों का विभाजन होना, ताकि कार्यों का किसी तरह का टकराव न हो कि उसी पर केंद्र भी कानून बना रहा है, उसी पर राज्य भी कानून बना रहा है और नागरिक बेचारा दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा कि हमको किसको फॉलो करना है। इसलिए विषय ही बांट दिए गए। जैसे कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, रक्षा केंद्र का मामला है, सामाजिक सुरक्षा राज्य का मामला है, विदेश नीति केंद्र का मामला है, जेल राज्य का मामला है, विदेश मंत्रालय केंद्र का मामला है। तो ऐसे काम बांट दिए गए हैं कि आप इस मामले को देखेंगे और आप इस मामले को देखेंगे ताकि कोई टकराव न हो। लेकिन आरोप क्या लगता है कि ये जो 7वीं अनुसूची है वो बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित नहीं है। आप अगर पीछे देख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख रहा है U97, S66, C47। हमारे यहाँ कार्यों के विभाजित की 3 कैटेगरियां की गई हैं। मूलतः दुनिया में 3 मॉडल हैं। पहला जो अमेरिका में है कि संघ के अधिकार डिफाइंड है, एक लिस्ट बनी है, ये संघ के काम होंगे, फेडरेशन का काम होगा, केंद्र सरकार का काम होगा। और रेसिड्यूज बचा हुआ जो कुछ भी है, यानी जो कुछ भी लिखा नहीं है, न्यूमरेटेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, जो बाद में पैदा होगा वो सब राज्यों को मिलेगा। दूसरा मॉडल जो कनाडा में है, राज्यों के काम की सूची दी गई है और रेसिड्यू संघ को दिया गया है। जो लिस्टेड नहीं है, जो डिफाइंड नहीं है, जो बाद में उत्पन्न होगा वो सब केंद्र को मिलेगा। और तीसरा मॉडल ऑस्ट्रेलिया का है, एक सूची केंद्र की बना दी गई है, दूसरी सूची राज्यों की बना दी गई, दोनों के बीच में काम का बंटवारा हो गया। हमारी व्यवस्था इन तीनों से भिन्न है। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई संघ की, संघ के काम कौन से होंगे, जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं या संघ सूची कहते हैं शेड्यूल 7 में। दूसरी लिस्ट हम लोगों ने राज्य सूची बनाई, स्टेट लिस्ट,
जिसमें राज्यों के दिए हुए काम हैं, और एक हम लोगों ने बनाई कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट में वो काम दिए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, ये केंद्र सरकार का भी विषय है और राज्य सरकार का भी विषय है, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि फिर मसला तो वही आ गया कि दोनों कानून बनाएंगे तो हम परेशान होंगे, फॉलो किसको करना है। तो संविधान में इस बात का उल्लेख है कि टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस, दोनों कानूनों में जहां तक और जिस सीमा तक टकराव होगा उस सीमा तक केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा, डोमिनेट करेगा, मान्य होगा। जहां कोई टकराव नहीं है दोनों कानून चलेंगे, और जहां तक टकराव है उस टकराव की सीमा तक, मान लीजिए केंद्र सरकार कहती है 3 और राज्य सरकार कहती है 2, तो 3 माना जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा। लेकिन एक कहता है कि उत्तर चलेंगे, दूसरा कहता है रात में सोएंगे, दोनों में कोई टकराव नहीं, तो दोनों मान। तो हम लोगों ने यह 3 सूची बनाई और रेसिड्यूज हम लोगों ने केंद्र को दे दिया। अब विवाद यही है कि आप देखें कि संघ सूची में 97 विषय हैं, 97, और कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट्स हैं। यानी इन दोनों पर संघ को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची पर तो सीधा सीधा वो जो 97 सब्जेक्ट्स हैं वो तो पूरे के पूरे संघ के हैं, और कंकरेंट में जो 47 हैं उनमें भी डोमिनेंट पोजीशन तो केंद्र का ही है, उसके कानून प्रिवेल करेगा स्टेट के कानून के ऊपर। और राज्य सूची में केवल 66 विषय दिए गए हैं। तो ये कहा गया कि ये असामान्य वितरण है, 97 और 66 वैसे ही अंतर थे, प्लस 47 कानून जो उसमें भी केंद्र को प्रमुखता दी गई। तो जो सेंटर ओरिएंटेड होने की बात हो रही थी, केंद्राभिमुखी, कि कार्यों के वितरण से ही लगता है कि हमारी व्यवस्था सेंटर ओरिएंटेड है। एक और मसला है आपातकालीन प्रावधान। अगर आपने आपातकालीन प्रावधान पढ़ा हो या हमारे आगे के किसी लेक्चर में उसका जिक्र आएगा, अनुच्छेद 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो जितने क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, पूरे देश में हो या किसी उसके भाग में हो, तो उतने हिस्से में वहां पर एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाती है। किसी भी कारण से, मान लीजिए आंतरिक संघर्ष या युद्ध की स्थिति में, आज देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो तत्काल पूरे राष्ट्र की व्यवस्था एकात्मक हो जाएगी। यानी राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार हो जाएगा। वहां का बजट केंद्र सरकार बनाएगी, विधानसभाएं कोई काम नहीं करेंगी, विधानसभाएं स्थगित हो जाएंगी, निलंबित हो जाएंगी। यानी 352 का जो आपातकाल है उसमें तत्काल पूरी की पूरी व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, हो सकेगी नहीं, हो जाएगी। और इसी में एक और प्रावधान दिया गया जिसको आपातकाल तो हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आपातकालीन प्रावधानों के अध्याय 18 में दिया गया है, भाग 18 में दिया गया है अनुच्छेद 356, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करना। राष्ट्रपति को अगर लगे कि किसी भी राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल सकती है तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और वहां अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, और राज्यपाल के माध्यम से व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। राज्यपाल अपने लिए 2 सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं और पूरी व्यवस्था केंद्र संचालित करती है। उस अवधि में अगर बजट की आवश्यकता पड़ी तो संसद बजट बनाएगी। यानी कि 352 और 356 दोनों के प्रावधानों के समय में प्रभावित क्षेत्र की व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। अनुच्छेद 356 जाहिर है कि किसी एक राज्य को ही प्रभावित करता है, उस राज्य की, और अनुच्छेद 352 एक राज्य से अधिक हिस्से को, बड़े हिस्से को या पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है, तो पूरे हिस्से में एकात्मक व्यवस्था लागू हो सकती है। और अनुच्छेद 352 और 356 दोनों को लागू करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, यानी संघ के पास। राज्यों का उसमें कोई से नहीं है। तो ये कहा जाता है कि आपातकालीन प्रावधान भी ये एक इंडिकेटर है कि साहब हमारी व्यवस्था एकात्मक है, संघात्मक नहीं है, हम यूनिटरी हैं, फेडरेशन नहीं है, फेडरल नहीं है। एक बहुत बड़ा मसला हमारे पूरे संवैधानिक स्ट्रक्चर का है, वो ये है केंद्र की संवैधानिक रूप से बिग ब्रदर की भूमिका, बड़े भाई वाली भूमिका। बड़े भाई कौन होता है? जो धौंस जमाता है, जो निर्देश देता है, हर समय हावी होने की कोशिश करता है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि केंद्र अधिक पावरफुल है। राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, केंद्र से हर समय उनको मदद की जरूरत पड़ती है।
प्रशासनिक मामलों में केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। राज्यपाल को कभी भी ये लगे कि विधानसभा ने जो विधेयक पारित किया है कानून बनाने के लिए, उसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना जरूरी हो जाता है, तो राज्यपाल उसको सुरक्षित रख लेंगे और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज देंगे। राज्य सूची का विषय है, राष्ट्रपति अनुमोदन क्यों करेंगे? लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के लिए उसको रोक लें, और एक बार उन्होंने रोक लिया तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वो कानून बनेगा। राज्यपाल उसके बाद अनुमोदित नहीं कर पाएंगे। बहुत बार योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार योजना बनाती है जिसमें पैसे लगने वाले होते हैं, और केंद्र सरकार कहती है कि साहब हम 25% अनुदान देंगे। राज्य सरकारों के लिए मुश्किल हो जाती है कि उनको 75% अनुदान देना पड़ेगा। यानी 1 रुपया खर्च होना है तो 25 पैसा केंद्र सरकार देगी और 75 पैसे राज्यों के आएंगे। और जब हम लोग कहते हैं कि राज्यों की शक्तियां वैसे ही बहुत कम, आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर होती है, और केंद्र सरकार एक योजना लेकर के आती है जो राज्य का भार बढ़ा देती है। ऐसे ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS और IPS, वे केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन राज्यों में नियुक्त होते हैं, राज्य से वेतन पाते हैं। पदोन्नति केंद्र सरकार करती है, डिसिप्लिनरी एक्शन केंद्र सरकार ले सकती है, लेकिन वो काम राज्य सरकारों के लिए करते हैं। तो जाहिर है कि उनकी लॉयल्टी राज्य सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार के प्रति होगी, क्योंकि वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं संविधान में दिए गए। कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन संविधान में ऐसा मसला है कि उसको केंद्र को डोमिनेंट पोजीशन मिल जाती है। राज्यों पर केंद्र की आर्थिक निर्भरता हम लोग चर्चा के दौरान ही देख चुके। और संविधान संशोधन में राज्यों की बेहद सीमित भूमिका। अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव राज्यों से भी शुरू हो सकता है। ये अलग है कि वहां के जो संसद है, कांग्रेस, वहीं वो पारित होगा, वहीं पर चर्चा होगी, लेकिन राज्य इनिशिएट कर सकते हैं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव। हमारे यहाँ राज्यों को ये अधिकार नहीं है। संशोधन का प्रस्ताव भी संसद में आएगा और संसद ही उस पर चर्चा भी करेगी। इसके अलावा अमेरिका में कोई भी संशोधन 3/4 राज्यों से अनुमोदित होना जरूरी है। हर संशोधन, वहां 50 राज्य हैं, तो 1/4 यानी 3/4 का मतलब लगभग 32, 36, 37, 37.5। यानी अगर केवल 12 राज्यों ने विरोध किया तब तक तो वो पास हो जाएगा, लेकिन 13 राज्यों ने अगर विरोध कर दिया तो संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा, बाकी 37 के समर्थन के बावजूद। तो इस रूप में हम लोग देखें तो राज्यों का से है संविधान के संशोधन में। लेकिन भारत में कुछ मुद्दों को छोड़ करके जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य, निर्वाचन आयोग, ऐसे कुछ मामलों को छोड़ दें तो आमतौर पर राज्यों की कोई भूमिका संविधान के संशोधन के मामले में नहीं होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो संविधान के मामले में भी राज्य लगभग शून्य है। तो ये आरोप लगते रहे कि इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, भारत संघ नहीं है। ये तो थे आरोप कि क्यों हमारा संविधान संघ नहीं है। ये पश्चिमी लोग या बाकी लोग भी जो आरोप लगाते हैं कि हम फेडरेशन नहीं है, लेकिन हम तो अपने संविधान की बात जब पढ़ाते हैं, संविधान की विशेषताएं पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि भारत राज्य एक संघ है, हमारी व्यवस्था संघीय है, हमारा ढांचा फेडरल है। तो हमारे कहने का कुछ तो आधार होगा। तो कुछ चीजें जो हमेशा ध्यान में रखने की हैं कि फेडरेशन वह होता है जिसमें पहला 3 शर्तें होती हैं। पहला, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन्स होना चाहिए, संवैधानिक क्षेत्रीय इकाइयाँ। एक पूरा देश है जिसके भीतर अलग अलग हिस्से हों और वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल हों, उनकी पहचान। तो ये हमारे यहाँ है, चाहे हमारे राज्य हों, चाहे हमारे केंद्र शासित क्षेत्र हो। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा, हमारे संविधान के शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में उनका उल्लेख है, वे सब वहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो टेरिटोरियल है, रीजन है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। बगैर संविधान में उल्लेख किए कोई भी नया क्षेत्र नहीं बनता। वो प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं हैं, वे संवैधानिक इकाइयाँ हैं। दूसरा होता है इन दोनों के बीच में कार्यों का बंटवारा, कि इनके बीच में शक्ति के 2 पीठ हो गए, एक केंद्र और दूसरी क्षेत्रीय इकाइयाँ। तो इनके बीच में कार्यों का बंटवारा होना चाहिए, वो हमारे यहाँ है। और कैसे है? लिखित संविधान में है, तो संविधान का लिखित होना चाहिए।
तो लिखित संविधान है, 7वीं अनुसूची 7 शेड्यूल में कार्यों का विभाजन किया गया, जो हम लोग देख रहे थे, संघ सूची, संवर्ग सूची और राज्य सूची। और तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। केंद्र और संघ के बीच में, अगर राज्य और संघ के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो निपटारा कौन करेगा? तो न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, वो न राज्य की हो न संघ की हो। ये तीनों चारों शर्तें हम पूरी करते हैं। शेड्यूल 1 में राज्यों का और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, शेड्यूल 7 में कार्यों का बंटवारा है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम संघ हैं। मसला ये है कि वो कहते हैं कि हम संघ नहीं है, कहने वाले कौन है? वो अमेरिकी मॉडल पर चर्चा करते हैं। हमारा कहना है अमेरिकी मॉडल संघवाद का आदर्श प्रारूप नहीं है, वह आइडियल नहीं है, हम उसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देश हैं या थे जो अमेरिकी मॉडल से भिन्न हैं। जैसे आप यूएसएसआर को लें, अब तो यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यूएसएसआर की जो इकाइयाँ थी जिनको उस वक्त रिपब्लिक्स कहते, यूएसएसआर का पूरा नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, वहाँ रिपब्लिक्स को संघ से अलग होने तक का अधिकार था। वे विदेश नीति अपनी रख सकते थे, वो दूसरे देशों से सीधे संधियां कर सकते थे, और वे संघ से अलग तक हो सकते थे। इतनी शक्तियां किसी को नहीं मिली होंगी। ऐसे ही स्विट्जरलैंड में जाएं तो वहाँ कैंटन्स हैं, कुछ कैंटन्स हैं, कुछ हाफ कैंटन्स हैं, जैसे हम राज्य कहते हैं अमेरिका में स्टेट कहते हैं, और पूर्वी यूएसएसआर में रिपब्लिक कहते थे, वैसे स्विट्जरलैंड में कैंटन्स कहते हैं। वहाँ कैंटनों के अपने संविधान हैं, अलग अलग कैंटनों में विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग है। यहाँ तक कि संसद में भी जो कैंटनों से प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं उन सब का कार्यकाल अलग अलग होता है। अमेरिका में, भारत में या सभी दूसरे देशों में संसद में जो प्रतिनिधि जाते हैं उन सब का समान कार्यकाल होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कैंटन से जो प्रतिनिधि आते हैं उन सब का कार्यकाल भी अपने अपने कैंटन से डिसाइड होता है। अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। तो हम कैसे कहें कि अमेरिका ही रोल मॉडल है, और अमेरिका के जैसे अगर हम नहीं हैं तो हम फेडरेशन नहीं है। अमेरिका यूएसएसआर के जैसा नहीं था, यूएसएसआर स्विट्जरलैंड के जैसा नहीं था। फेडरेशन का कोई आइडियल मॉडल नहीं है, और हर देश ने अपने अपने हिसाब से व्यवस्था बनाई है। एक और बड़ी बात, भारत राज्यों के समझौते से नहीं बना है। अगर अमेरिका का इतिहास देखें, संवैधानिक इतिहास देखें, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में 1774 में आज़ादी के बाद जब वो संविधान बनाने की बात चली तो 13 राज्य फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में शामिल हुए थे कि एक नए देश की संरचना कैसे की जाए। ये 13 राज्य कौन से थे? ये 13 अलग अलग देश थे। जैसे हमारे यहाँ रियासतें थे, वैसे ये 13 अलग अलग देश थे। स्वतंत्रता के लिए वो एक साथ मिलकर के लड़े थे, इसलिए इनको लगा कि हमें एक साथ रहना चाहिए तो हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन ये कैसे मिले? जैसे अलग होते हैं, एक मटके में पानी लें, गंगा का डालें, यमुना का डालें, नर्मदा का डालें, गोदावरी का डालें, शिवनाथ का डालें, महानदी का डालें, कावेरी का डालें, और उसका जब आप उसमें से पानी निकालें तो आप ये बोले कि ये गंगा जल निकला, ये यमुना का जल निकला, ये महानदी का निकला, ये कावेरी का निकला। संभव है। लेकिन अमेरिकी संघ इसी आधार पर बना। वास्तव में अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने संघवाद की खोज या आविष्कार इसीलिए किया कि वे सब अलग अलग अपनी पहचान बनाए रखना चाहते थे, एक होना नहीं चाहते थे। और वास्तव में इस मसले पर कई बार फिलाडेल्फिया कन्वेंशन खत्म होने की कगार पर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से वो इकट्ठा हुए थे, तो वे मिल करके एक देश बने थे। हम पहले से देश थे, भारत राज्यों के समझौते से नहीं बना, हम पहले से थे। हमारा सांस्कृतिक इतिहास है, सांस्कृतिक रूप से हम एक थे, हमारे भाषाएं बहुत सारी बोली जाती, हम लोग बोलते हैं भिन्नताएं, लेकिन इन भिन्नताओं में एकता क्या है? हमारी संस्कृति। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक हमारे यहाँ सांस्कृतिक एकता है। तो हमें उस तरह से संघवाद की आवश्यकता नहीं थी जैसे अमेरिका को थी। वे एक साथ आए, हम पहले से थे, वे बने, हम बने नहीं, हम पहले से थे। तो हमारी आवश्यकताएं अलग थी और इसलिए हमारा मॉडल अलग है। आपातकालीन प्रावधानों पर जो आरोप लगाए जाते हैं या उसको जो आधार बनाया जाता है, ये अपने आप में ही गलत है, बेसिकली गलत है। जो आपातकाल है, इमरजेंसी सिचुएशन है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और दुनिया में हर जगह जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जाता है। आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। 1914 में 1914 में जब 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 1914
विशिष्ट परिस्थितियों के लिए विशिष्ट निर्णय, विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट कारण। जब सिचुएशन अलग है तो उसका हैंडलिंग भी अलग होगा। उसको आप सामान्य समय की घटना नहीं बता सकते। आपातकाल कब लगता है? जब हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो कब लगता है? युद्ध की स्थिति में, सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में। उस वक्त हम लोग मॉडल की चिंता नहीं कर सकते कि हमको कोई संघ बोलेगा कि नहीं, हमको फेडरेशन बोलेगा कि नहीं, हम यूनिटरी तो नहीं हो रहे हैं। सुरक्षा हमेशा सबसे पहली जरूरत होती है, और वो आपातकाल अपवाद है, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, सामान्य नहीं बता सकते। तो आपातकालीन प्रावधान के आधार पर यह कहना कि आप फेडरेशन नहीं है, वो ज्यादती है, वो गलत है, पूर्वाग्रह है, प्रीजुडिस्ड। मैं गलत भी नहीं कहूंगा, प्रीजुडिस्ड है, वो पूर्वाग्रहग्रस्त है। एक बड़ी बात और है कि हमारी परिस्थितियां ही अलग है। जैसे हमने कहा हम पहले से थे, अमेरिका बना, तो हमारी परिस्थितियां और हमारी जरूरतें अलग थी। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर के मुंशी इतिहासविद थे, पौराणिक कथाओं पर आधारित बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, साहित्यकार थे, माने हुए विधि विशेषज्ञ थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। उन्होंने संविधान सभा में यह कहा था कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हमारे यहाँ केंद्रीय शक्ति मजबूत हुई है, हम गुलाम हुए, विदेशी शक्तियों ने हम पर कब्जा किया, और इसलिए केंद्र को अधिक महत्वपूर्ण होना होगा, अधिक शक्तिशाली होना होगा। उन्होंने यूनिटरी होने की बात नहीं की। लगभग आम राय थी कि हम फेडरेशन ही होंगे, संघात्मक ही होंगे, लेकिन जोर सेंटर ओरिएंटेड होने पर दिया गया, केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारी परिस्थितियां भिन्न थी। हम किसी मॉडल की नकल करने के लिए नहीं बने थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसी बात पर आई थी। 1964 में पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था, और सारी बातों के अलावा, कि हम किसी मॉडल का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, कोई आइडियल फॉर्मेट नहीं है जिसका अनुसरण करने के लिए हम फेडरेशन बने। हमारा फेडरेशन हमारा है, वो किसी मॉडल पर आधारित नहीं है, किसी की नकल करने के लिए नहीं बनाया गया। और वो समझना, मानना चाहिए कि हमारा पंच लाइन है, हमारे फेडरेशन का पंच लाइन है। और बहुत सारे विशेषज्ञों ने बात नहीं की, लेकिन मैं जिस बात पर जोर देता हूं वो ये कि वापस अनुच्छेद 1 जहां से हम लोगों ने शुरू किया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमने कहीं नहीं कहा हम फेडरेशन है, हमने कहा हम यूनियन है, यानी हम यूनियन है। हम किसी मॉडल पर नहीं है, हम किसी मॉडल की चर्चा करने के लिए नहीं है। संवाद पर इतना ही। अगर आपको कभी ये महसूस हो कि इस पर कोई सवाल किया जाना चाहिए तो यूट्यूब पे हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, और हमारे फ़ोन या मेल पर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई होंगी और कुछ नए सवाल पैदा होंगे, तो हम लोग उनकी फिर कभी चर्चा करेंगे।